इसमें गणना में, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, तो नीरसता संबंधी दोष है, पठन दोष है, गणना दोष है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया, जिनके भी 29 आए हैं, वजह तो आप ही हैं, मेरी थोड़ी बहुत मेहनत है आपके साथ। शाहरुख कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया। बताएं, एक बार आंसर कीजिए फटाफट से। समझ सकती हूँ बहुत कष्ट है इंग्लिश वालों को, करेंगे कुछ करेंगे इसका। लेट मी अबाउट दिस। सॉरी, गणना दोष है भाई, जिसको हम डिस्कैलकुलिया कह देते हैं, हमारी अंग्रेजी की भाषा में डिस्कैलकुलिया है कि डिस्कैलकुलिया, ठीक है। जिससे क्या होगा, बच्चे को गणित संबंधी गणना में जो है वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CWSN का अर्थ क्या है? CWSN क्या है ये बताइए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे हैं, एकांगी हैं, या फिर मृदु हैं? आंसर कीजिए फटाफट से। कोई बात नहीं, कोई लेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पर बैठे हैं, पीछे से वीडियो देख लीजिएगा, है ना। लाइव देखने का वैसे अपना मजा है। बताएं एक बार। CWSN बच्चे होते हैं चिल्ड्रन, C फॉर चिल्ड्रन, W फॉर विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वो बच्चे जिनको विशिष्ट आवश्यकता है, उनको स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशल एजुकेशन में हम इस एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा वो तो देखने के बाद पता लगेगा। साइरल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, ये तो आप तुक्का भी मार देंगे ना आंख बंद करके। आपको बताया यार 120 से अधिक, 120 से कम, तो ये तो एवरेज का भी इन्होंने पॉइंट नहीं बताया। 90 से 110 तो एवरेज ही है, तो ऐसा तो नहीं है कि मंद बुद्धि होंगे ये बच्चे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर सिंपल बच जाएगा, 85 से कम, 85 से कम। 70 जो है बॉर्डर लाइन है, और उससे पहले जो है मतलब ऑब्वियस है ना। 90 से 110 क्या है? एवरेज है, नॉर्मल, औसत है। अभी औसत से भी जो कम है वो पीछे ही रहेगा ना, फिर तो आगे तो जाएगा नहीं, वो कोई प्रतिभाशाली तो बन नहीं गया। बिल्कुल सिंपल लॉजिक के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है हर चीज आपको याद हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखते हैं थोड़ा सा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है। दिव्यांगजन मतलब कि पर्सन्स विद राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, RPWD एक्ट। ये जो है कब लागू हुआ है ये पूछा है। 1992, 99, 2016 या 95। जितने भी लोग बी आंसर कर रहे हैं, बहुत ही दुखद घटना आपके साथ हो चुकी है। ये PWD एक्ट था, जिसको रिवाइज कर दिया गया कब? 2016 में। और इसमें थी सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज, इसमें 14 को ऐड कर दिया और 21 डिसेबिलिटीज शामिल कर दी, जिसमें ड्वार्फिज्म, बोनेपन को भी शामिल किया है, जो एसिड अटैक विक्टिम्स वगैरह हैं उनको भी। तो ये क्या है बेसिकली, 2016 में इसको रिवाइज किया गया, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, PWD एक्ट। 40% से ज्यादा अगर विकृति है तो डिसेबिलिटी जो है, तो इसमें कोटा जो है वो मिलेगा, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कुछ नहीं कहेगा, अच्छा कहेगा अभी भी, ठीक है। अब बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने के मुख्य कारण है, मतलब कि डेलिक्वेंट कहते हैं ऐसे बच्चों को, मतलब इनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति जो है, जो बेसिकली क्राइम के प्रति झुकाव हो सकता है, इसका विकसित या इसको डेवलप होने का एक कारण क्या हो सकता है, ये बताना है आपको बहुत ही तेजी के साथ। तो आंसर आप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इंग्लिश में आएंगे राधा जी, बिल्कुल आएंगे, एक दिन इंग्लिश में जरूर आएंगे हम, है ना। बताएंगे बताओ बताओ एक बार। मैं कोशिश करती हूँ, जो मंडे से पूरी कोशिश रहेगी, मंडे नहीं तो कर देंगे इसको, इंग्लिश में ले आएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आई कैन फील योर पेन, है ना। हाँ बताइए वैसे। परिवार का वातावरण, बिल्कुल बात सही है आपकी। अनुशासनहीनता, अब अनुशासनहीनता की वजह से विकसित हो रहा है, क्या कह रहा है ये आपसे? बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने के मुख्य कारण। ऐसे थोड़ी बहुत शरारत तो सब कर लेते हैं स्कूल में, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो जाकर के कोई क्राइम कर देंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं आर्थिक अभाव, जरूरी नहीं है कि हर गरीब बच्चा भैया वो अपराधी ही बन जाएगा। फिर क्या है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम के करिकुलम में अगर दोष है तो ऐसा थोड़ा ना अपराधिक बना दोगे आप उसको। बात क्या है, अगर परिवार का वातावरण ठीक नहीं है, अगर वहां चोरी डकैती झूठ बोलना इन सब चीजों को प्रमोट किया जाता है, या कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड है, इवन आस पड़ोस भी सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं बच्चों को, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और परिवार जो है वो सबसे पहली एजेंसी है जहां वो जन्म लेकर के कुछ सीख रहा है। अच्छा और भी है क्वेश्चन। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, मतलब करना पक्ष का मतलब है डूइंग एस्पेक्ट ऑफ योर बिहेवियर। डूइंग एस्पेक्ट जो है आपके व्यवहार का,
वो किस में आएगा? सीखने के गतिक कार्नेटिक क्षेत्र में, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक क्षेत्र में। आज चल रहे हैं हम स्पीड से। आंसर आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा क्या? गतिक कार्नेटिक क्षेत्र। सीखने का गतिक कार्नेटिक क्षेत्र, मतलब कार्नेटिक क्या है यहाँ पर? साइकोमोटर। भाई 3 पक्ष या 3 क्षेत्र की बात की है बीएस ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी में लर्निंग के बारे में। वो 3 पक्ष कौन से हैं मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ थोड़ा सा, है ना। वो 3 पक्ष की अगर मैं बात करूं तो 3 पक्ष हैं वो सिंपल। एक है आपका साइकोमोटर, जिसको हम गत्यात्मक पक्ष बोल देते हैं, जो अभी इस ऑप्शन में आंसर भी था। हिंदी में नाम कई हो जाते हैं। ये आपके डूइंग पक्ष से रिलेटेड है, मतलब कुछ करेंगे आप तो फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल होगी। दूसरा है आपका अफेक्टिव। अफेक्टिव क्या है? संवेगात्मक, जिसमें आपके इमोशंस आएंगे, मतलब फीलिंग आपकी कह सकते हैं हम, यहाँ शामिल होगी आपका महसूस करना। फिर क्या है? थर्ड जो है वो है क्या? साइकोमोटर हो गया, अफेक्टिव हो गया, फिर आपका कॉग्निटिव है यानी संज्ञानात्मक, जिसमें आपके दिमाग का इस्तेमाल होगा, यानी कि आपका थॉट या थिंकिंग को हम महत्वपूर्ण कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ब्लूम का ये टैक्सोनॉमी है, आपने शायद अपने टीचिंग ट्रेनिंग में बहुत बार पढ़ा होगा। ये 3 पक्ष दिए हैं उन्होंने, डोमेन्स ऑफ लर्निंग दिए हैं कि भाई सीखने के 3 पक्ष हैं, है ना। हम संज्ञानात्मक मतलब सोच करके, दिमाग का इस्तेमाल करके, फिजिकल एक्टिविटीज करके, और इमोशंस भी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। बहुत बढ़िया अर्पिता, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? मतलब कि अधिगम पठार आप समझते हैं, मतलब कि पठार हम प्लेट्यू को कहते हैं। लर्निंग में जब प्लेट्यू, एक रुकाव आ जाएगा तो क्या होगा ये बताएं। अभी कई लोगों की लर्निंग में पठार आ गया होगा जो बिल्कुल प्योर इंग्लिश मीडियम समझते थे, अब उनको हो रही है दिक्कत। अब उनको क्या हो रही है? परेशानी। पहले तो चल रहा था कर्व ऐसा, अब उनको लग रहा है यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या गलती हो रही है। हालांकि बहुत सारे लोग एफर्ट कर रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ साथ में ट्रांसलेट करने की। तो बताओ एक बार, प्लेट्यू का कारण क्या नहीं होगा? बहुत ही शानदार प्रदर्शन, आज डबल सेंचुरी बनाई है मैंने, बहुत ही बढ़िया, एडिक्वेट। ये ऐसे पढ़ के ना मेरे को याद आ गई वो कमेंट्री जो करते थे क्रिकेट में, ऐसे बल्लेबाज का बहुत ही शानदार प्रदर्शन, है ना। तो बताओ एक बार, ऐसे रेडियो पे आता था। आंसर कीजिए। हाँ, विद्यालय का असहयोग। असहयोग आंदोलन नहीं है ये भाई। अगर फिजिकली आप, अभी जैसे मेरी जो स्थिति है अच्छी खासी, मैं फिजिकली ड्रेन्ड हूँ, मतलब कि बहुत ही नींद को, पैटर्न को चेंज करने के चक्कर में इस टाइम तक आते आते ऐसी स्थिति हो जाती है शाम तक कि दिमाग आधा ही चलता है, आधे में ही चल रहा है मेरा और आपका डिस्कशन, है ना। वो तो शुक्र है भगवान का कि आधे में चल रहा है। ठीक, तो शारीरिक सीमा हालांकि कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। शारीरिक सीमा जो है, अगर फिजिकली प्रॉब्लम है, आपकी सीमा जो है टच हो गई कि भैया अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, अगले 6 महीने बाद कहीं ना दिखूं मैं आपको, आराम से लेट्स लर्न पे एक वीडियो में मिला करेंगे और डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, प्रेरणा की सीमा। प्रेरणा की सीमा मतलब मोटिवेशन भाई इतनी ही थी, अब मोटिवेशन की कमी नहीं है तभी तो फिजिकली भी प्रॉब्लम है, तब भी खड़े हो। ठीक, फिर क्या है? ज्ञान की सीमा। भैया नॉलेज की ही इतनी लिमिट थी, इतनी ही मिल पा रही थी, इसलिए प्लेट्यू आ गया। ठीक, तो आंसर क्या है? विद्यालय का जो असहयोग है वो जरूरी नहीं है। सीखने वाला यदि सच में इच्छुक है, वो दुनिया के किसी कोने से सीख सकता है, तो मेन रीजन प्लेट्यू का हम इसको काउंट नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट